मित्रों, आप सभी का देवप्रयागम आईएएस के इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। और हम लोग करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं जो आपके यूपीपीसीएस के लिए और समीक्षा अधिकारी दोनों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। और हम लोग पिछले क्लास में काफ़ी कुछ चर्चा कर चुके हैं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पूरा हो चुका है, संक्षिप्त में हमने सब कुछ पढ़ा दिया है आपको। और अब हम लोग चर्चा कर रहे हैं, आज आर्थिक विषयों पर चर्चा करेंगे। बड़े महत्वपूर्ण विषय हैं, इसमें ढेर सारे आंकड़े होंगे, उत्पादन होंगे और भी ढेर सारे आंकड़ों को इसमें प्रस्तुत किया जाएगा, देखा जाएगा। जो करंट के तत्कालीन मुद्दे हैं उनको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो देखिए समीक्षा अधिकारी तक का, चूंकि आप जानते हैं समीक्षा अधिकारी का पेपर बन चुका है और यूपीपीसीएस का पेपर आप समझ लीजिए कि यूपीपीसीएस में आपके बजट प्रस्तुतिकरण तक का प्रश्न आ सकता है। यानी आपका फरवरी 10 फरवरी तक का आप मान करके चलिए कि यूपीपीसीएस के लिए आपको लगभग 10 फरवरी तक का करंट अफेयर्स पढ़ना है, जबकि आपको समीक्षा अधिकारी के लिए 10 जनवरी तक का करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है। तो ये दोनों करंट अफेयर्स आपके रेडी रहे, इसमें कोई कमी ना होने पाए। तो लगभग जनवरी के फर्स्ट वीक तक का जो करंट अफेयर्स है आपके इकोनॉमिकली और आपके जितने भी आपके हैं, चाहे वो पॉलिटिकली हो चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल हो, जितने भी आपके व्यूज हैं, मतलब क्षेत्र हैं, वहाँ से जुड़े हुए सभी प्रश्न होंगे। तो आते हैं, शुरुआत करते हैं। आज हम लोग राजकोषीय घटनाक्रम यानी आर्थिक घटनाक्रम की शुरुआत करेंगे, आर्थिक परिदृश्य की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि अभी सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा जो अपनी रिपोर्ट जारी की गई है 5 जनवरी 2023 को, राष्ट्रीय आय के प्रथम अग्रिम अनुमान 2023-24 के प्रस्तुत किए गए हैं। तो उसमें क्या क्या कहा गया है, तो हो सकता है कुछ प्रश्न यहाँ से दिए जा सकते हैं। ठीक है, तो एनएसओ द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 के लिए स्थिर वर्ष यानी 2011-12 स्थिर वर्ष एवं चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय के प्रथम अग्रिम अनुमान जो है फर्स्ट एडवांस्ड एस्टिमेट्स जारी किए हैं। क्या है ये, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो आप देखेंगे कि वर्ष 2023-24 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर कितनी थी, 7.3% अनुमानित है। जबकि वर्ष 2022-23 के लिए ये कितनी थी, 7.2% थी। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आपका एक पॉइंट यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, कि 2023-24 के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 7.3% अनुमानित है 2023-24 के लिए। वित्त वर्ष 2023-24 में सकल मूल्य वर्धन यानी जीबीए, वैसे आप जानते हैं कि जीबीए के कॉन्सेप्ट को अब सरकार उतना प्राथमिकता नहीं दे रही, पुनः जीडीपी पर लौट आई है। फिलहाल जीबीए सकल मूल्य संवर्धन की वृद्धि दर 6.9 अनुमानित है। अब देखिए यहाँ पर 2000 यहाँ 7.3 सकल घरेलू उत्पाद जो आपका जीडीपी है उसकी वृद्धि दर 7.3% अनुमानित है, जबकि सकल मूल्यवर्धन जीबीए की वृद्धि दर 6.9% अनुमानित है। जबकि बस 2022-23 के लिए ये जीबीए कितना था, 7% था, और 2022-23 के लिए कितना था, ये 7.2% था। ठीक है, तो एक पॉइंट यहाँ पर ये भी हो सकता है आपका, ये भी हो सकता है। वर्ष 2023-24 के दौरान स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय पर कैपिटा इनकम ये रहा है अनुमानित है। जबकि बस 2022-23 के लिए ये रहा है, इतना रहा है। ठीक है, चालू कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2023-24 के लिए 296.58 लाख करोड़ रुपए अनुमानित है, जो गत वर्ष 2022-23 के 272.41 लाख रुपए की तुलना में 8.9% की वृद्धि दर को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो आइए दोनों पॉइंट को देखिए। तीसरा पॉइंट आपका यहाँ पर है, ये इंपॉर्टेंट। वर्ष 2023-24 के दौरान स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय पर कैपिटा इनकम 10,000, ठीक है, 1,45,000, 1,04,550 रुपये रही है। जबकि बस 2022-23 के लिए 98,000 रुपये। तो इसमें वृद्धि कितनी हुई है, ठीक है, तो 1 लाख यहाँ देख लीजिए और 4,550 यहाँ 98,000 है, तो लगभग 2 लाख के आसपास इसमें वृद्धि हुई, 2,000 के आसपास इसमें वृद्धि हुई है। ठीक है, ये आपका हो गया। चालू कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी बस 2023-24 के लिए 296 लाख करोड़ रहा है। आप देखिए लगभग
टू 296.58 लाख करोड़ रहा है। ठीक है, जो गत वर्ष 2022-23 के लिए 272.41 लाख की तुलना में 8.9% की वृद्धि को दर्शाता है। ये पॉइंट आपका हो गया तीसरा महत्वपूर्ण, चौथा महत्वपूर्ण पॉइंट हो गया। अब देखिए यहाँ पर कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पॉइंट यहाँ पर ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट केवल आपका ये है। प्रश्न सीधे पूछा जाएगा कि 5 जनवरी 2000 या जनवरी 2023 में राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा स्थिर कीमत पर अनुमानित किया गया सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर कितना रहा है? तो 7.3% रहा है। जबकि वर्ष 2022-23 के लिए कितना रहा? 7.2% रहा है। तो ये प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है। इस तरीके से प्रश्न यहाँ पर बन सकते हैं। ठीक है, तो ये 3-4 प्रश्न यहाँ से बनने की संभावना है। इस तरीके से इनको आपको देख लेना है। ये 3-4 तरीके से प्रश्न यहाँ पर बन सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपका राष्ट्रीय आय के लिए पूछा जा सकता है कि 2023-24 के दौरान स्थिर कीमत पर प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय कितनी रही, पर कैपिटा इनकम कितना रहा है। तो ये आपका यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है। ठीक है, एक प्रश्न यहाँ से बन सकता है, एक प्रश्न यहाँ से बन सकता है, ये है। ठीक है, चालू कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2023-24 के लिए ये रहा है। तो यहाँ से आपका एक प्रश्न बन सकता है। तो प्रश्न बनने की संभावना यहाँ से है। ठीक है, आगे आइए। चालू कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2023-24 के लिए 296.58 लाख रुपए अनुमानित रहा है, जो गत वर्ष 2022-23 के लिए 272.41 लाख करोड़ रुपए की तुलना में 8.9% की वृद्धि को प्रदर्शित करता है। जबकि वर्ष 2022-23 के लिए यह 16.1% की वृद्धि को दर्शाता है। वर्ष 2023-24 में चालू कीमतों पर प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय 18,000, ये देखिए यहाँ पर वर्ष 2023-24 में चालू कीमतों पर प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय पर कैपिटा इनकम कितना रुपए रहा है। ठीक है, अनुमानित है। जबकि वर्ष 2022-23 के लिए यह उतना रुपए अनुमानित है। ये है 16वें वित्त आयोग का गठन 31 दिसंबर 2023 को भारत सरकार द्वारा संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसरण में 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया है। इस आयोग के अध्यक्ष कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर अरविंद पनगड़िया रहे हैं। ठीक है, 31 दिसंबर 2023 को भारत सरकार द्वारा संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसरण में 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष कौन रहे? अब ये 100% वाला प्रश्न है जो आपसे 100% पूछा जाएगा। मतलब ये पूछा ही जाना है कि 16वें वित्त आयोग का गठन कब किया गया, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन रहे, 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल कब रहा है। तो 3-4 प्रश्न यहाँ से बनते हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। ये 100% वाले क्वेश्चन है जो आपसे पूछे ही जाएंगे। ठीक है, इनको ध्यान रखना है। ध्यातव्य है कि अरविंद पनगड़िया वर्ष 2015 में नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी हैं। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी हैं। ठीक है, और वर्ष 2015 में जब नीति आयोग का गठन किया गया था तो उसके पहले उपाध्यक्ष पनगड़िया साहब ही नियुक्त किए गए थे। वर्तमान नीति आयोग के उपाध्यक्ष जो है सुमन बेरी हैं। ऋत्विक रंजनम पांडे को 16वें वित्त आयोग का सचिव नियुक्त किया गया है। ठीक है, 16वां वित्त आयोग निम्नलिखित विषयों के संबंध में सिफारिशें करेगा। संघ और राज्यों के बीच करों की निवल आय का वितरण जो संविधान के अध्याय 1 के अधीन ये कर सकता है। वह सिद्धांत जो संविधान के अनुच्छेद 275 के अधीन उपखंड में दिए गए वो दे सकता है, जिसमें राज्यों को सहायता अनुदान दिया जाता है, उसकी सिफारिश कर सकता है। राज्य के वित्त आयोगों की सिफारिशों के आधार पर पंचायतों और नगर निकायों को दिए जाने वाले सहायता अनुदान के लिए एक अनिवार्य सिद्धांत की घोषणा कर सकता है, उनकी पहचान कर सकता है। तो वहां से जुड़े प्रश्न आपके यहाँ से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, 16वें वित्त आयोग का एक महत्वपूर्ण कार्य क्या होगा? ये आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत गठित निधियों के संदर्भ में आपदा प्रबंधन पहल
कि वित्त पोषण पर वर्तमान व्यवस्था की समीक्षा कर सकता है और उस पर उचित सिफारिशें कर सकता है। ठीक है, इसका कार्यकाल कितना होगा? 1 अप्रैल 2026 से इसका कार्यकाल शुरू होगा। ठीक है, तो 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाले 5 वर्षों के लिए, यानी 2031 तक के लिए इसका कार्यकाल होगा और 31 अक्टूबर 2025 तक इसे अपनी रिपोर्ट उपलब्ध करा देना। तो ये भी आपके लिए पॉइंट क्या हो गया? ये भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट हो गया। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। एक पॉइंट तो आपके लिए यहाँ महत्वपूर्ण हो गया और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका हो गया, ये आपका ये हो गया, इसका कार्यकाल कितना है? ठीक है, 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2031 तक रहेगा। ये है इसका कार्यकाल। अब आइए देखिए, अगला प्रश्न है, अगला पॉइंट है, टॉपिक है। तो यहाँ पर 2 टॉपिक आपने देख लिया। आपने वित्त आयोग का गठन देख लिया, आपने राष्ट्रीय आय देख लिया। ठीक है, वित्त आयोग के बारे में कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं उसको मैंने बता दिया। अब आते हैं भारत का विदेशी ऋण सितंबर के अंत तक। ठीक है, सितंबर के अंत तक 2023 के सितंबर के अंत तक भारत का विदेशी ऋण कितना रहा है? ठीक है, तो 29 दिसंबर 2023 को वित्त मंत्रालय भारत सरकार के आर्थिक कार्य विभाग द्वारा भारत के विदेशी ऋण के तिमाही आंकड़ों को जारी किया गया। ठीक है, कि भारत का विदेशी ऋण कितना रहा है, किस प्रकार से विदेशी ऋण का विस्तार होता है, इसके बारे में ये आपका रहा डिटेल। ठीक है, तो भारत का विदेशी ऋण सितंबर के अंत तक 2023 तक रहा है। ठीक है, आइए देखिए, 29 दिसंबर 2023 को वित्त मंत्रालय भारत सरकार के आर्थिक कार्य विभाग द्वारा ये हो गया, जारी आंकड़ों के अनुसार सितंबर अंत 2023 में भारत का विदेशी ऋण 635.3 बिलियन डॉलर रहा, जो जून के अंत तक 2023 की तुलना में 6.4 बिलियन डॉलर अधिक है। तो ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखिए इनको। सितंबर 2023 के अंत तक भारत का विदेशी ऋण कितना रहा? 635.3 बिलियन डॉलर रहा, जो जून के अंत की तुलना में 6.4 बिलियन डॉलर अधिक रहा है। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी एवं विदेशी ऋण का अनुपात सितंबर के अंत तक 2023 में थोड़ा बढ़कर 18.6% हो गया। ठीक है, तो ये जो विदेशी ऋण है वो जीडीपी एवं विदेशी ऋण के अनुपात के अंतर में थोड़ा बढ़कर कितना हो गया? 18.61% हो गया, जबकि जून के अंत तक ये बढ़कर के 18% था। ठीक है, तो पॉइंट में इसकी में वृद्धि हुई है। सितंबर के अंत तक 2023 में भारत का विदेशी ऋण में सर्वाधिक हिस्सेदारी कितनी थी? सबसे अधिक 54% का रहा, अमेरिकी डॉलर रहा, जबकि 32.9% हिस्सेदारी के साथ ऋण लोन था, बाह्य ऋण था, जो इसका सबसे बड़ा घटक था। ठीक है, सितंबर के अंत तक 2023 में भारत के विदेशी ऋण में सर्वाधिक हिस्सेदारी किसकी रही? अमेरिकी डॉलर की रही है, 32.9% हिस्सेदारी के साथ ऋण, ठीक है, के साथ लोन्स। एक्सटर्नल डेप्ट का सबसे बड़ा घटक रहा है कौन? डॉलर का। तो ये रहा आपका, ठीक है, भारत के विदेशी ऋण। पूछ लिया जाता है कि भारत का विदेशी ऋण कितना रहा है सितंबर के अंत तक, तो कितना रहा है? 635.3 बिलियन डॉलर रहा है। ठीक है, ये हो रहा है। चलिए आते हैं, भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर 18 अगस्त 2023 को केंद्रीय रेल संचार इलेक्ट्रॉनिकी एवं आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा भारत के पहले 3D प्रिंटेड डाकघर राष्ट्र को समर्पित किया। ये डाकघर बंगलुरु के कैम्ब्रिज लेआउट में स्थापित है, जिसका निर्माण आईआईटी मद्रास के एक सहयोगी कंपनी लार्सन एंड टुब्रो कंस्ट्रक्शन द्वारा किया गया है। इस डाकघर का निर्माण 3D कंक्रीट प्रिंटेड तकनीक का उपयोग किया गया है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस केवल इतना ध्यान रखना है आपको, इतना ध्यान रखना है कि ये कहाँ पर स्थित है? बंगलुरु के कैम्ब्रिज लेआउट में स्थित है। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर है। ठीक है, ये आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि ये कहाँ पर स्थित है। ठीक है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमान 2019-20। अब 25 अप्रैल 2023 का ये आंकड़ा है, वैसे तो पूछे जाने की संभावना नहीं है, लेकिन फिलहाल आप देख लीजिए, क्योंकि 10 अप्रैल तक के आंकड़े और 10 अप्रैल तक के घटनाक्रम
आपके यूपीपीसीएस 2023 में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो इसलिए पूछे जाने की इसकी संभावना कम है। फिलहाल देख लीजिए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमान 2019-20 के आंकड़ों में क्या कहा गया है। 25 अप्रैल 2023 को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इसे जारी किया गया। ठीक है, 1920 के इस जारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमान का ये 7वां संस्करण रहा है, जिसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र द्वारा तैयार किया गया है। जारी अनुमानों के अनुसार कुल स्वास्थ्य व्यय में आउट ऑफ पॉकेट व्यय की हिस्सेदारी कितनी रही है? 2014-15 में 62% रही है और 2019-20 में घट करके ये 47% हो गई। देश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में सरकारी स्वास्थ्य व्यय की हिस्सेदारी वर्ष 2014-15 में 1% थी, 2019-20 में ये बढ़कर 1.35 हो गई है। ठीक है, अर्थात कुल जीडीपी का 1.35% कहाँ खर्च होता है? स्वास्थ्य पर खर्च होता है। कि कुल स्वास्थ्य व्यय में सरकारी स्वास्थ्य व्यय का हिस्सा वर्ष 2014-15 के 29% से बढ़कर 2019-20 में 41% हो गया है। 2019-20 के लिए देश में कुल स्वास्थ्य व्यय को अगर देखें तो कुल जीडीपी का 3.27% रहा है। कुल का मतलब ये है कि ये केवल सरकारी क्षेत्र में किया जाने वाला है, सरकारी स्वास्थ्य व्यय है, और सरकारी और निजी दोनों को ले लेंगे तो ये लगभग जो है 3.5% के आसपास पहुंच रहा है। ठीक है, वर्ष 2019-20 के लिए देश में कुल स्वास्थ्य व्यय लगभग 6,55,822 करोड़ रहा है, जो जीडीपी का 3.27% है और 6,863 रुपये प्रति व्यक्ति होने का अनुमान व्यक्त किया गया है। तो ये रहा है आपका, ये आंकड़ा रहा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप पॉइंट के दृष्टिकोण से देखते हैं तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इतना करोड़ रहा जो कुल जीडीपी का। ये प्रश्न पूछा गया है, एक बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि देश में स्वास्थ्य पर किया जाने वाला कुल व्यय भारत के कुल जीडीपी का कुल कितना प्रतिशत है। तो स्वास्थ्य क्षेत्र पर होने वाला कुल व्यय, जिसमें सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र कुल शामिल हैं, कुल मिलाकर उनका व्यय कितना है? जीडीपी का 3.27% है। जबकि सरकारी स्वास्थ्य व्यय की अगर बात करें तो वो कितना है? वो 1.35% है। तो अगर आप 3.27 में से 1.35 हटा दो, ठीक है, तो लगभग वही आ जाएगा। ठीक है, तो ये 0.9 और 2 1 हो गया, तो 1.92% हो जाएगा। तो लगभग 1.92% जो है निजी क्षेत्र खर्च करता है और 1.3% जो है ये खर्च करता है आपका, 1.35% खर्च करता है सरकारी क्षेत्र में। चलिए, तो ये रहा विदेश व्यापार नीति 2023। ये पुराने आंकड़े हैं। 31 मार्च 2023 को केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री भारत सरकार द्वारा विदेश व्यापार नीति की घोषणा की गई थी। उसी के आधार पर अभी तक चल रहा है, उसी के आधार पर चलेगा भी, क्योंकि अभी कोई ऐसे आंकड़े नहीं आएंगे। केवल बजट का आंकड़ा आएगा और बजट का आंकड़ा आपके समीक्षा अधिकारी के लिए नहीं रहेगा, बल्कि पीसीएस के लिए रहेगा। इस नीति के तहत वर्ष 2030 तक भारतीय निर्यात को $2 ट्रिलियन तक ले जाने की संभावना की गई है। ठीक है, विदेश व्यापार नीति 2023 का लक्ष्य निर्यातकों की सुविधा हेतु व्यवसाय करने की सुगमता को सरल बनाने के लिए री इंजीनियरिंग एवं ऑटोमेशन की प्रक्रिया को अपनाना है। इस नीति का फोकस किस पर है? स्कोमेट पर है। स्कोमेट मीन्स क्या है? स्पेशल केमिकल्स, ऑर्गेनिज्म, मटेरियल्स, इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी के तहत दोहरे उपयोग वाली उच्च अंत प्रौद्योगिकी मदों जैसे ई कॉमर्स निर्यात को सुगम बनाता है। निर्यात संवर्धन है तो राज्यों तथा जिलों के साथ सहयोग बढ़ाना भी है। नई नीति में टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस स्कीम के माध्यम से नए शहरों तथा स्टेटस होल्डर स्कीम के माध्यम से निर्यातकों को सम्मानित करने का भी प्रावधान किया गया है। 4 नए शहरों फरीदाबाद, मिर्जापुर, मुरादाबाद, वाराणसी को विद्यमान 39 शहरों के अतिरिक्त निर्यात उत्कृष्टता शहर के रूप में भी निर्दिष्ट किया गया है। ठीक है, प्रतिस्पर्धा संशोधन अधिनियम 2023
29 मार्च 2023 को लोकसभा द्वारा, 3 अप्रैल 2023 को राज्यसभा द्वारा प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक 2022 पारित कर दिया गया था। ठीक है, तो ये भी पुराने हो गए हैं, अब यहाँ से प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, चूंकि 29 मार्च को ये पारित कर दिए गए हैं। पीएम मित्र पार्क, 17 मार्च 2023 को टेक्सटाइल उद्योग के लिए 7 पीएम मित्र पार्क की घोषणा की गई थी। ये प्रधानमंत्री जी द्वारा घोषणा किया गया था। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछा भी गया है। ठीक है, पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अप्रैल। ठीक है, तो पीएम मित्रा क्या है? तो पीएम मित्रा किस क्षेत्र के लिए पूछा गया है? ये टेक्सटाइल उद्योग के लिए है। इसमें 7 पीएम मित्र पार्क खोले गए हैं। कहाँ कहाँ हैं? ये विरुधनगर है, तमिलनाडु है, वारंगल है, तेलंगाना है, कालाबुरागी है, कर्नाटक है, अमरावती है, महाराष्ट्र, नवसारी, गुजरात, धार, मध्य प्रदेश, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो विरुधनगर तमिलनाडु में है, वारंगल तेलंगाना में है, कालाबुरागी कर्नाटक में, अमरावती महाराष्ट्र में है। ठीक है, अगर आप देखें तो ये जो 7 हैं, इन 7 का जो क्रम होगा वो ये इस प्रकार से है। ठीक है, विरुधनगर तमिलनाडु है, वारंगल तेलंगाना है, कालाबुरागी कर्नाटक है, अमरावती महाराष्ट्र है, नवसारी गुजरात है, मध्य प्रदेश है और लखनऊ उत्तर प्रदेश है। यानी लखनऊ में भी एक मेगा पार्क घोषित किया गया है। पीएम मित्र प्रधानमंत्री के 5F पर की विजन से दर है और 5P विजन क्या है? फार्म टू फाइबर, फार्म टू फाइबर, टू फैक्ट्री, टू फैशन, टू फॉरेन। ये है 5P है, 5F है। इस योजना के तहत विभिन्न इच्छुक राज्यों में स्थित ग्रीनफील्ड ब्राउनफील्ड स्थलों पर 7 पीएम मित्र पार्कों की स्थापना की जाएगी। इस योजना के लिए 2021-22 से 2027-28 के लिए 4,445 करोड़ रुपए बजटीय परिव्यय रखे गए हैं। ठीक, तो कब से कब तक के लिए? 2021-22 से 2027-28 तक के लिए कितना है? 4,445 करोड़ रुपए का बजटीय परिव्यय किया गया है। ये है। ठीक है, अब देखिए केंद्रीय बजट 2023-24 1 फरवरी को आता है और 1 फरवरी को ये भी पेश किया जाएगा, इसलिए इसके पूछे जाने की संभावना पीसीएस में नहीं है। समीक्षा अधिकारी में यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं इस बजट से। ठीक है, तो पीसीएस में तो फिलहाल प्रश्न यहाँ से नहीं पूछा जाएगा, समीक्षा अधिकारी में यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, केंद्रीय बजट 2023-24 है। तो 2023-24 में केवल अगर वैसे समीक्षा अधिकारी में आ गया तो यही पूछा जा सकता है कि सप्तऋषि 7 प्राथमिकताएं क्या, उनमें से कौन कौन से शामिल है, कौन कौन से नहीं शामिल है। तो 7 सप्तऋषि की संकल्पनाओं को एक बार देख लीजिएगा। 2023-24 में अर्थव्यवस्था की आर्थिक वृद्धि दर 7% होने का अनुमान लगाया गया है। ठीक है, पीएम गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत इसे और आगे बढ़ा दिया गया है। ठीक है, 9 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से भी अधिक होकर 1.97 लाख रुपए हो गई है। इन 9 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार भी बढ़ा हुआ, विश्व की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई। बजट की प्राथमिकताएं क्या हैं? ठीक है, तो सप्तऋषि की ये 7 प्राथमिकताएं हैं, इनको आप लोगों ने देखा भी है। ठीक है, और यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, लेकिन समीक्षा अधिकारी में पूछा जा सकता है, यूपीपीसीएस में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, भारत दुनिया का सबसे बड़ा श्री अन्न उत्पादक देश बन गया और दूसरा सबसे बड़ा श्री अन्न निर्यातक देश है। भारत को श्री अन्न के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के लिए भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में बढ़ावा दिया गया। मत्स्य पालन के क्षेत्र में 6,000 करोड़ रुपए के लक्षित निवेश के साथ ही पीएम मत्स्य संपदा योजना की एक नई उपयोजना को भी लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका यहाँ से इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ से इम्पोर्टेंट है। तो ये खैर पुराना आंकड़ा हो गया है, अब ये आंकड़ा पुराना हो गया है। ऐसे आपका ये है। स्वास्थ्य और शिक्षा पर व्यय में वृद्धि, जीडीपी का 1.4%, 2.1, 2.8, 2.9 ये है। अंतिम छोर तक पहुंचाना, आकांक्षी जिले और ब्लॉक का कार्यक्रम। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम 500 ब्लॉकों को आच्छादित करने से शुरू किया जाएगा। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, फिर कभी भी पूछा जा सकता है, उनको ध्यान रखना है। आकांक्षी जिला और आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम तो कभी भी पूछा जा सकता है, तो इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है,
इनको ध्यान रखना कि 2023 में स्वास्थ्य पर कुल जीडीपी का कितना % खर्च हो रहा था और शिक्षा पर कुल कितना % खर्च हो रहा था। 2023 में शिक्षा पर 2.9% हो रहा है और स्वास्थ्य पर अभी भी 2.1% खर्च हो रहा है। ठीक है, ये है आपका। चलिए आगे चलें। तो यहाँ से कोई प्रश्न यूपीपीसीएस के लिए नहीं बल्कि समीक्षा अधिकारी के लिए कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ये सातों प्राथमिकताएं हैं, इनको आप जानते हैं, सप्तऋषि के रूप में आपने इसको पढ़ लिया है। गोवर्धन स्कीम के बारे में जानते हैं, मिष्टी योजना के बारे में जानते हैं। ठीक है, मिष्टी योजना क्या है? वन रोपण में भारत को मिली सफलता के आधार पर तटीय रेखा के साथ साथ लवण भूमि पर जहां भी व्यवहार हो मैंग्रोव पौधारोपण के लिए तटीय पर्यावास और ठोस आमदनी के लिए मैंग्रोव पहल, मैंग्रोव इनिशिएटिव्स की जो है शुरुआत की गई है। तो ये है आपके आज़ादी का अमृत महोत्सव महिला सम्मान बचत पत्र। आज़ादी के अमृत महोत्सव के फलस्वरूप मार्च 2025 तक 2 वर्ष की अवधि के लिए एक एकालिक नई लघु बचत योजना वन टाइम न्यू स्मॉल सेविंग स्कीम महिला सम्मान बचत पत्र प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, ये आपका है। तो यहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना अब फिलहाल के लिए तो नहीं है। ठीक है, अब यूपीपीसीएस के लिए चूंकि नया बजट 1 फरवरी को आ जा रहा है तो वहां से प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये इसको हम लोग ना भी देखेंगे तो चलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं रहा है। हाँ, कुछ चीजें हैं जो आपके यूपीपीसीएस के लिए नहीं बल्कि समीक्षा अधिकारी में यहाँ से कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्योंकि अभी प्रश्न आपका प्रस्तुत कर दिया गया है। आर्थिक सर्वे आ ही गया है, तो आर्थिक सर्वे आ रहा है और आर्थिक सर्वे के साथ साथ आपका बजट भी आ रहा है, तो ये दोनों चीजें आपके इसके साथ पूछी जाएंगी। आयात निष्पादन परसेंटेज में विश्व पण्य आयात वर्ल्ड मर्चेंडाइज इंपोर्ट में हिस्सेदारी 2.5% है। ठीक है, तो इस तरीके से ये अभी पुराने स्थान हैं और अभी इसमें कुछ बदलाव भी हुआ है। फिलहाल आइए देख लीजिए इसको। प्रमुख फसलों के शीर्ष 3 उत्पादक राज्य कौन कौन है? चावल में नंबर 1 पर पश्चिम बंगाल है, नंबर 2 पर उत्तर प्रदेश है, नंबर 3 पंजाब पर पहले से चला आ रहा है। लेकिन गेहूं में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है, मध्य प्रदेश पहले पंजाब हुआ करता था, मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर हो गया और तीसरे स्थान पर पंजाब हो गया है। ठीक है, तो ये है गेहूं का उत्पादन। गेहूं के उत्पादन में पुराने आंकड़े और नए आंकड़े में अंतर आया है। ठीक है, गेहूं के उत्पादन में प्रथम उत्तर प्रदेश है, दूसरे पर मध्य प्रदेश है, तीसरे पर पंजाब है। मक्का में कर्नाटक है प्रथम स्थान पर, मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर है, महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर है मक्का के उत्पादन में। कुल मोटे अनाजों के उत्पादन में कर्नाटक प्रथम स्थान है, राजस्थान द्वितीय स्थान है, महाराष्ट्र तृतीय स्थान है। ठीक, अरहर तूर महाराष्ट्र प्रथम है, कर्नाटक द्वितीय है और उत्तर प्रदेश का तृतीय स्थान है। जबकि ओवरऑल हम दालों की अगर बात करें तो दालों की में के उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है, महाराष्ट्र का दूसरा स्थान है और राजस्थान का तीसरा स्थान है। चना की अगर हम बात करते हैं तो चना में भी महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर, मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर और राजस्थान तीसरे स्थान पर। लेकिन अगर हम कुल खाद्यान्न की बात करें, कुल खाद्यान्न में उत्तर प्रदेश सबसे अधिक प्रथम स्थान पर है, मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर और पंजाब तीसरे स्थान पर है। मूंगफली की बात करते हैं, कई बार मूंगफली के बारे में प्रश्न पूछा गया, मूंगफली और तंबाकू के उत्पादन के बारे में प्रश्न पूछा गया है। तो जब हम मूंगफली की बात करेंगे तो मूंगफली में आपको गुजरात सदैव टॉप पर रहा है और कई गुना अधिक लोगों से है, तो गुजरात जो है नंबर 1 पर मूंगफली में बना हुआ है। रेपसीड और सरसों की बात करें तो इसमें राजस्थान नंबर 1 पर है, मध्य प्रदेश और हरियाणा आ जाते हैं, लेकिन इसमें नंबर 1 पर आपका कौन बना हुआ? राजस्थान बना हुआ है। ठीक है, हम गन्ना उत्पादन में देखें तो गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश का सदैव प्रथम स्थान रहा है, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है, कर्नाटक तीसरे स्थान पर है। ठीक, कपास के उत्पादन में गुजरात प्रथम स्थान पर है, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर हो, तेलंगाना तीसरे स्थान पर। तो ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न कई बार पूछा गया, कपास का पूछा गया है, गन्ना का पूछा गया है, सोयाबीन का पूछा गया है, ये प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। तो महाराष्ट्र नंबर 1 पर है, दूसरे पर मध्य प्रदेश है, तीसरे पर आपका राजस्थान है। ठीक है, कुल गन्ना के उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान है, महाराष्ट्र दूसरा है और ये तीसरा है। कपास के उत्पादन में गुजरात नंबर 1 पर आ जाता है, फिर महाराष्ट्र, फिर तेलंगाना है।
ठीक है, तो इस तरीके से ये समीक्षा, आर्थिक समीक्षा में आंकड़े दिए गए थे और पुनः चूंकि आर्थिक समीक्षा पेश हो रही है तो ये आंकड़े आएंगे, लेकिन आपके समीक्षा अधिकारी में अगर कुछ पूछा जाता तो इधर से ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि समीक्षा अधिकारी में यहाँ से भी प्रश्न इस रूप में नहीं आएंगे। आते हैं आयात और निर्यात की दिशा और दशा देख लेते हैं। तो अगर हम पुराने आंकड़े के आधार पर देखें जो 2021-22 है, तो ये यूपीपीसीएस के लिए नहीं है, ध्यान रखिएगा। यूपीपीसीएस के लिए नए आंकड़े आएंगे, जो बजट पेश होगा तो हम बजट की चर्चा करेंगे, पहले दिन से ही संपूर्ण बजट के बारे में आपके साथ व्यापक चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आते हैं आयात की दृष्टि से देखते हैं। चीन से भारत को सबसे बड़ा आयात हो रहा है, तो लगभग यही आंकड़े 2023-24 में रहेंगे, कोई बहुत ज़्यादा अंतर होने वाला नहीं है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा अंतर इसमें नहीं होगा, लगभग आंकड़े यही रहेंगे। ये 2021-22 तक के आंकड़े हैं जो 2022-23 में प्रस्तुत किए गए हैं। चीन भारत का सबसे बड़ा जो है आयातक देश है। सबसे अधिक आयात हम कहाँ से करते हैं? चीन से करते हैं। फिर हम संयुक्त अरब अमीरात से करते हैं, फिर हम संयुक्त राज्य अमेरिका से करते हैं, फिर हम सऊदी अरब से करते हैं, फिर हम इराक से करते हैं। आयातों में हमारा ये है। ठीक है, निर्यातों में अगर हम देखें, निर्यात सबसे ज़्यादा कहाँ करते हैं? सबसे ज़्यादा हम संयुक्त राज्य अमेरिका को करते हैं। तो अगर हम यहाँ से देखें, यहाँ से अगर यहाँ से देखें तो हमारा निर्यात यहाँ पर क्या है? हम यहाँ पर सरप्लस की स्थिति में हैं, हम यहाँ पर सरप्लस की स्थिति में, पॉजिटिव स्थिति में है। ठीक है, लेकिन अगर हम संयुक्त अरब अमीरात की बात करें 6.7% है, और संयुक्त अरब अमीरात की अगर बात करें तो यहाँ 7.3% है। तो आयात हमारा ज़्यादा है और निर्यात हमारा कम है, लेकिन अमेरिका के साथ हम क्या है? सरप्लस की स्थिति में है। चीन के साथ भी हम बहुत बड़े घाटे में चल रहे हैं। इतना बड़ा घाटा है, 5% हम क्या करते हैं वहाँ पर भेजते हैं, जबकि 15% है। तो चीन के साथ अगर हम देखें तो -10% का हमारा घाटा चल रहा है, -10% का लगभग घाटा हमारा चल रहा है चीन के साथ में। ठीक है, तो ये रहे हैं आयात और निर्यात की दिशा और दशा रही है, जहाँ से प्रश्न आपके फैक्चुअल प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं और बड़े ही कॉन्फिडेंशियल प्रश्न होते हैं, बड़े ही बेहतरीन प्रश्न भी होते हैं। ठीक है, क्रम पूछा जाता है कि कौन किसका भागीदार कौन है, कहाँ सबसे अधिक है। जैसे आपके समीक्षा अधिकारी 2021 में यहाँ से मतलब इस तरीके से प्रश्न पूछा गया कि भारत में निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत का विदेशी व्यापार सरप्लस की स्थिति में है। ये आपके समीक्षा अधिकारी के प्रीलिम्स से पूछा गया है। ठीक है, तो इस तरीके से भी पूछे जाने की संभावना इसमें जो है सदैव बनी रहती है। ठीक है, इनको भी आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश का बजट अनुमान की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के बजट अनुमान में भी हम 22 फरवरी उत्तर प्रदेश का भी बजट पेश हो रहा है। तो 22 फरवरी 2023 को उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बजट अनुमान पेश किया गया। 6.90 लाख करोड़ रुपए से अधिक का यह बजट अनुमान 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लाया गया है। अब देखिए, यहाँ से जो यूपी वाले जो प्रश्न है वो यहाँ से बनेंगे अभी भी, और हमने आपको कुछ हमारे जो बजटीय प्रावधान रहे हैं वो हमने दिखाया था, तो वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर आपको हम वो नोट्स भेजेंगे उस पर हम एक दिन चर्चा कर देंगे तो बहुत अच्छा है, आपके लिए याद हो जाएगा। लेकिन फिर भी देख लीजिए, देश के जीडीपी में उत्तर प्रदेश का योगदान कितना है? 8% है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा उपभोक्ता एवं श्रम बाजार है। बस 2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद में 16.8% की वृद्धि हुई राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में, अगर हम देखें। ठीक है, एसजीडीपी की बात अगर हम करें तो 16.8% की वृद्धि हुई, जो अपने आप में क्या है? रिकॉर्ड है, जो देश की विकास दर से भी अधिक है। तो वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राज्य की जीएसडीपी की वृद्धि दर, ठीक है, जीएसडीपी की वृद्धि दर 19% अनुमानित 2023-24 के लिए। तो ये तो जब बजट आएगा, पेश होगा तो देखा जाएगा। फिलहाल आपका जीएसडीपी जो है ये आपका रहा है कितना? 16.8% रहा है। 2017 से पूर्व राज्य की बेरोजगारी दर 14% थी, जबकि वर्तमान में घटकर 4.2% हो गए हैं। लखनऊ में इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया, ये तो सब आपके एग्जाम हो गए हैं। चलिए, इन सभी पर प्रश्न आप देख चुके हैं और खूब ढेर सारा आपने यहाँ से देख लिया है। एक प्रश्न ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न सदैव यही बना रहेगा, जिससे भारत उत्तर प्रदेश का दुग्ध उत्पादन में, गन्ना के उत्पादन में, चीनी के उत्पादन में और एथेनॉल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। ठीक है, ये आपका आंसर यहाँ पर है। लेकिन दुग्ध उत्पादन में थोड़ा सा आंकड़े बदले हैं।
ठीक है। इसमें राजस्थान और उत्तर प्रदेश के साथ क्या है, थोड़ा सा प्रतिस्पर्धा बढ़ी है। ठीक है, दूध के उत्पादन के मामले में जो भी लेटेस्ट आंकड़े जो आए हैं। ठीक है। मनरेगा के तहत सबसे अधिक मानव दिवस सृजित करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। व्यवसायिक सुगमता में 12 स्थानों में सुधार करके दूसरे स्थान पर है। सुदूर ग्रामों में विकासखंडों कस्बों से जोड़ने के लिए आजीविका ग्रामीण मिशन चलाया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे उत्तर प्रदेश कृषकों की कृषि के समग्र नवीनतम तकनीक से एक नवोन्मेषी कार्यक्रम द मिलियन फार्मर्स स्कूल की शुरुआत की गई है। ठीक है, तो ये विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना, देवी पाटन में माँ पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना, मुरादाबाद मंडल में राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना, ये सब की गई है। तो ये अपने आप में क्या है, महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में वनावरण और वृक्षारोपण प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 9.2% है, जो बस 2030 तक वनावरण एवं वृक्षावरण का 15% किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, ये रहा है आपका। हाँ, अब आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, केवल ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ से इंपॉर्टेंट देखते हैं तो ये है कि उत्तर प्रदेश का अनुपूरक बजट की जो मांग पेश की गई, ये इंपॉर्टेंट है आपका 2023-24 के लिए। 29 नवंबर 2023 को उत्तर प्रदेश सरकार ने बस 2023-24 के लिए अनुपूरक मांग पेश की, और प्रस्तावित अनुपूरक मांग का आकार कितना रहा है, इतना रहा है। ठीक है, 2,87,000 करोड़, सॉरी 28,760 करोड़ रुपए का रहा है अनुपूरक मांग। इसमें राजस्व लेखा आपका इतना है और आपका पूंजीगत लेखा इतना। सरकार द्वारा प्रस्तुत अनुपूरक बजट विशेष तौर से किसानों पर केंद्रित है। इसमें निजी ट्यूबवेल कनेक्शनों को मुफ्त बिजली देने हेतु 900 करोड़ रुपए, गन्ना किसानों का लंबित बकाया भुगतान हेतु सहकारी चीनी मिलों को 400 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। तो ये रहा है आपका। चलिए आगे चलते हैं। ये रहा उत्तर प्रदेश के पुराने आंकड़े हैं। उत्तर प्रदेश की प्राथमिक ये समीक्षा भी जो है पुरानी है, और यूपीपीसीएस में हमें नहीं लगता कि यहाँ से कोई प्रश्न अगर पूछ लिया गया तो पूछ लिया गया। कुछ पॉइंट हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो सकते हैं, जिससे आप देखते हैं कि 2022-23 की जो समीक्षा की गई उसमें सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी की वृद्धि दर 9.64% की गई थी। ठीक है, तो इस तरीके के आंकड़े इसमें दिए गए हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट थोड़ा बहुत हो सकते हैं। 2021-22 में प्रचलित कीमत पर कितना थी, ठीक है, सकल राज्य मूल्य वर्धन, और अब कितना है, तो ये आंकड़े इसमें इंपॉर्टेंट हैं। 14.84% है, और सामान्य कीमत पर कितना 9.49% है। वर्ष 2021-22 के त्वरित अनुमानों के अनुसार स्थिर कीमतों पर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र की वृद्धि दर क्रमशः इतनी रही है। 2020-21 में प्रचलित कीमतों प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 28% था, जो वर्ष 2021-22 में बढ़कर के 28.44% हो गया है। सेकेंडरी द्वितीय क्षेत्र का योगदान इतना परसेंट था, जो इतना परसेंट हो गया है। तो इस तरीके से ये अनुमान दिए गए हैं। ठीक है, चलिए उत्तर प्रदेश के कुल कर राजस्व की संरचना देख लीजिए। देखिए 40% जीएसटी उत्तर प्रदेश के राजस्व का सबसे बड़ा जो स्रोत है वो क्या है, स्टेट जीएसटी है। ठीक है, जीएसटी है। और दूसरा सबसे बड़ा स्रोत क्या है, राज्य उत्पाद शुल्क है। तीसरा सबसे बड़ा शुल्क है वैट है, तीसरा वैट है। चौथा जो है स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क है। पांचवा जो है विद्युत कर है। छठा भू राजस्व है, और सातवां वाहन कर है। ठीक है, तो ये है। लेकिन अगर आप देखें तो पहला हो गया, दूसरा हो गया, ठीक है, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, और पांचवा आपका क्या है, ये है। पांचवा ये है, छठा ये है, सातवां ये है। राजस्व सबसे कम है, भू राजस्व सबसे कम है। चलिए आइए, प्रमुख नीतिगत दस्तावेज घटनाक्रम क्या क्या रहे हैं। प्रणाली रूप से प्रचलित महत्वपूर्ण घरेलू बैंकों की सूची। 28 दिसंबर 2023 को आरबीआई ने प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंकों की सूची जारी की है, जिसमें एसबीआई है, एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई बैंक की पहचान प्रणालीगत रूप में की गई है। मौद्रिक नीति फिर से 8 दिसंबर 2023 से इसको की गई, तो इसमें कोई ऐसा महत्वपूर्ण बदलाव नहीं किया गया है। अगर आप इसकी बात करें तो मौद्रिक नीति वही है जो पुरानी चल रही थी, जिसमें ठीक है अस्थायी जमा सुविधा एसडीएफआर जो है 6.25% है, और बैंक दर 6.75% है।
ईएमएसएफ रेट जो है 6.75% है। तो इस तरीके से चल ही रहे हैं। मौद्रिक नीति वक्तव्य में 2023-24 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 7% अनुमानित है। आरक्षित अनुपात सीआरआर और एसएलआर क्रमशः इतना है। तो ठीक है, सीआरआर कितना 4.50% है और एसएलआर जो 18% पर ये लगातार स्थिर है। 2000 रुपयों के नोटों की वापसी की स्थिति इसमें केवल पूछा जा सकता है कि अंतिम तिथि तक कितने पैसे आ चुके थे, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये आप जानते हैं इसमें केवल एक प्रश्न बन सकता है कि कितने पैसे आए, क्योंकि उस समय भी पूछा गया था प्रश्न, पहले भी पूछा गया है। तो 19 मई 2023 को कारोबार की समाप्ति पर संचालन में 2000 रुपये के बैंक नोटों का कुल मूल्य 3.96 करोड़ रुपए था। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट कुल इतना है बस, 2000 रुपये के नोटों की वापसी के मामले में केवल ये आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 19 मई 2023 को कारोबार की समाप्ति पर संचालन में 2000 रुपये के बैंक नोटों का कुल मूल्य 3.56 लाख करोड़ रुपए था, जब बैंक नोटों का वापस लेने की घोषणा की गई थी। 29 दिसंबर 2023 को कारोबार की समाप्ति पर यह घटकर कितना हो गया, 9330 करोड़ रुपए रह गया है। इस प्रकार 19 मई 2023 तक संचालन में मौजूद रुपए के नोटों में इतना % की वापसी हो गई है। यही इंपॉर्टेंट है आपका, यही पूछा जा सकता है कि 19 मई 2023 तक संचालन में कुल कितने रुपए वापस हो गए हैं। तो 97.3% की वापसी हो गई है और 2000 रुपये के बैंक नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे। ठीक है, ये है। उत्तर प्रदेश ड्रोन प्रचालन सुरक्षा नीति 2023 जारी की गई है। 9 नवंबर 2023 को उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश ड्रोन प्रचालन सुरक्षा नीति 2023 को मान्यता दी गई है। ठीक है, इसके लिए क्या क्या अनुमान किया गया, तो कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन मान लिया अगर कोई प्रश्न यहाँ से पूछ लिया जाए इस तरीके से तो हो सकता है। ये क्या क्या किया गया है, ड्रोन पंजीकरण है, ड्रोन पोर्टल का संचालन किया जा रहा है। राज्य सरकार के नोडल विभाग एवं राज्य सरकार के राज्य नोडल अधिकारी का निश्चय किया गया है। ड्रोन नियम 2021 के नियम 24 के तहत अस्थायी रेड जोन घोषित करने के संबंधी प्रावधान किए गए हैं। नियमों के उल्लंघनकर्ताओं पर शास्त्रीय अधिरूपण हेतु प्राधिकार किया जाएगा। जनपद स्तर पर नोडल अधिकारी की नियुक्ति होगी और इसके पर्यवेक्षणार्थ जनपद एवं राज्य स्तरीय समितियों का गठन किया जाएगा। इस नीति को लागू होने पर प्रदेश में अब बिना अनुमति के कोई ड्रोन उड़ान नहीं भर सकेगा। ड्रोन का पंजीकरण कराना भी अनिवार्य होगा। थाना स्तर पर ड्रोन का पूरा विवरण दर्ज कराया जाएगा। ठीक है, तो ये है। अभी तक आप देखते हैं शादी विवाह में भी लोग क्या करते थे, अब ड्रोन के माध्यम से शादी विवाह में भी लोग फोटोग्राफी करने लगे थे। कहीं पर कोई प्रोग्राम होता तो वहाँ पर ड्रोन के माध्यम से फोटोग्राफी करते थे। तो अब नई ड्रोन नीति आ गई जिसके अंतर्गत आप किसी भी रूप में ड्रोन का संचालन इस तरीके से नहीं कर सकते हैं। बिहार जाति आधारित जनगणना करने वाला राज्य देश का पहला राज्य है, ये है। कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। आइए देखिए, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण जुलाई 2022 से जून 2023 तक। 9 अक्टूबर 2023 को केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय भारत सरकार ने, ठीक है, के कार्यालय ने एनएसओ कार्यालय द्वारा आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया। क्या है इसकी खास बातें, ये देखिए। भारत में पुरुषों हेतु श्रम बल भागीदारी दर 2017-18 में 75% थी, जो 2022-23 में बढ़कर 78% हो गई है। जबकि महिलाओं के लिए 23% थी और महिलाओं के लिए 23% से बढ़कर के 37% हो गई है। ठीक है, तो पुरुषों में वृद्धि कितनी हुई है, 75 से 78, यानी लगभग 2.5% हुई है। जबकि महिलाओं में ये वृद्धि सबसे अधिक कितनी हुई है, 23% से बढ़कर के 37% हो गई। तो महिलाओं के लिए क्या है, ये सबसे अधिक इसमें वृद्धि हुई है। ठीक है, महिलाओं के लिए 23% से बढ़कर के 37% हो गया है। यानी कि कुल श्रमिकों में महिला श्रमिकों की भागीदारी क्या है, धीरे धीरे बढ़ रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में कामगार जनसंख्या अनुपात जो 2022-23 में इतना % हो गया था, इसी अवधि के दौरान शहरी क्षेत्रों के लिए 43% से बढ़कर के 47% हो गया है। भारत में पुरुषों के लिए कामगार जनसंख्या अनुपात वर्ष 2017-18 में करीबन 71% था, जो बढ़कर के 76% हो गया है। इस दौरान महिलाओं के लिए 22% था और 22% से बढ़कर के ये 35.9% हो गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दर 2017-18 में 5.3% से घटकर 2022-23 में
2.4% हो गई, जबकि इसी अवधि के दौरान शहरी क्षेत्रों के लिए शहरी बेरोजगारी दर 7.7% से घट करके 5.4% रह गई है। तो ये भारत सरकार के श्रम विभाग के आंकड़े हैं। अब ये इसकी विश्वसनीयता पर तो आप कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो भी है जैसे भी है सही है, क्योंकि आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से इस पर विचार करना, ना कि और किसी दृष्टिकोण से। पुरुषों के लिए बेरोजगारी दर कितनी है? पुरुषों के लिए बेरोजगारी दर बस 2017-18 में 6.1% थी, जो 2022-23 में घट करके मात्र 3% रह गई है। ये भारत धीरे धीरे क्या है, विकास की ओर, विकसित भारत बनने की ओर अग्रसर हो रहा है। इसी दौरान पर महिलाओं में भी बेरोजगारी की दर 5.6% से कम होकर के और 2.9% तक रहेगी। तो ये भी बहुत बड़ी बात है ये। ठीक है, चलिए, बिहार जाति आधारित जनगणना कराने वाला राज्य बन गया है। 2 अक्टूबर 2023 को बिहार में जाति आधारित जनगणना की शुरुआत की गई, जिसके आंकड़े जारी कर दिए गए। आंकड़े ये हैं, ओबीसी है 27% है, नहीं बीसी है, पिछला वर्ग है 27% और ओबीसी है 36% है, एससी 19% है और एसटी 1.6% है, अनारक्षित जो है 15% है। कुल मिलाकर के ये हिंदू जो है 82% और मुसलमान 17.7% है। ये है आंकड़ा। भारत का पहला यूपीआई एटीएम सितंबर 2023 में जापान स्थित हिताची लिमिटेड की एक सहायक कंपनी हिताची पेमेंट सर्विसेज द्वारा भारत के पहले यूपीआई एटीएम का अनावरण किया गया। हिताची पेमेंट सर्विसेज द्वारा एक व्हाइट लेबल एटीएम को नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई के सहयोग से स्थापित किया गया है, जिसका नाम है हिताची मनी स्पॉट यूपीआई एटीएम। ये व्हाइट लेबल एटीएम का संचालन गैर बैंकिंग संस्थाओं द्वारा किया जाता है, व्हाइट लेबल बैंक। चलिए ठीक है, ये है स्टेट बैंक ऑफ वर्किंग इंडिया रिपोर्ट। यहाँ से कोई बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं है ना, यहाँ से कोई ऐसा प्रश्न आएगा। ठीक है, आपने भारत सरकार का रिपोर्ट देख लिया है, ठीक, वही रिपोर्ट है, यहाँ से कोई ऐसी रिपोर्ट कभी इस तरीके से नहीं आई है। एक चीज आप देख लीजिए, श्रम बल की भागीदारी में जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा कि 2021-22 में पुरुष ग्रामीण भागीदारी 76% थी और पुरुष शहरी भागीदारी 74% थी, लगभग दोनों के समीप था। महिला ग्रामीण की 29% थी, महिला शहरी 22%, यानी यहाँ पर अंतर हमें देखा जाता है, यहाँ पर कोई अंतर नहीं है। ठीक है, श्रम बल, कार्य बल की बात अगर हम करें तो पुरुष ग्रामीण 71.7% और पुरुष शहरी जो 68%, महिला ग्रामीण 27% और महिला शहरी 19% रहा। तो ये आंकड़े हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं ना, कभी इस तरीके से प्रश्न यूपीपीएससी में आए हुए हैं। ठीक है, बेरोजगारी दर देखो सबसे पहले अधिक कहाँ है, सबसे अधिक जो है बेरोजगारी दर शहरी क्षेत्रों में है, 7.8% शहरी बेरोजगारी है, जबकि महिलाओं में जो है बेरोजगारी शहरी क्षेत्रों में सबसे अधिक है, 9.9% है। ठीक है, ये आप कह सकते हैं। इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा वर्ल्ड पॉपुलेशन डे पर रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें रिपोर्ट की थीम है हमारे बुजुर्गों की देखभाल संस्थागत प्रक्रियाएं। चलिए, प्रस्तुत रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में बुजुर्गों की देखभाल से जुड़ी चुनौतियों, अवसरों और संस्थागत प्रक्रियाओं पर धीरे धीरे भारत जनसांख्यिकीय की ओर बढ़ा, डेमोग्राफिक की ओर बढ़ रहा है। साथ ही बुजुर्गों की संख्या, एजिंग पॉपुलेशन भी बढ़ रही है। वैश्विक स्तर पर 2022 में बस 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के 1.1 बिलियन व्यक्ति रहे हैं, जो कुल वैश्विक जनसंख्या के 7.9 बिलियन जनसंख्या की इतने परसेंट है। अनुमान है कि अगले 3 दशकों में विश्व भर में वृद्ध व्यक्तियों की संख्या दोगुनी होकर 2050 तक इतना बिलियन हो गई है, जो कुल आबादी का 22% रहेगी। 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र की 649 बिलियन आबादी के साथ एशिया वृद्ध व्यक्तियों की कुल आबादी के 58% तक पहुंच गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर एक बार प्रश्न पूछा जा चुका है। वैश्विक स्तर पर वर्ष 2022 में 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के 1.1 बिलियन व्यक्ति हैं, जो कुल वैश्विक जनसंख्या का लगभग 13% है। यानी विश्व भर में वृद्धों की संख्या क्या है, विश्व भर में वृद्धों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और विश्व की कुल आबादी के 13% आबादी केवल वृद्धों की है। ठीक है, अगले 3 दशकों में 2050 तक ये बढ़ करके
कुल आबादी का 22% हो जाएगा। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगले 3 दशकों में एशिया में, हाँ, 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र की सबसे अधिक आबादी एशिया में है। ठीक है, अगले 3 दशकों में भी एशिया में इसमें और अधिक वृद्धि होगी। 2050 तक एशिया में 1.3 बिलियन वृद्धि व्यक्त होंगे, तो कुल जनसंख्या के इतने परसेंट होंगे। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए, ये पॉइंट सारे इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको आपको देखना है। विश्व भर में सबसे अधिक जो वृद्ध होंगे उनकी जनसंख्या को आप देखिए। वर्ष 2050 तक एशिया में विश्व की कुल जनसंख्या के 25% लोग वृद्ध होंगे। भारत में वर्ष 2000, सबसे इंपॉर्टेंट ये आपका है, भारत में वर्ष 2022 में 1 जुलाई तक 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के 149 मिलियन व्यक्ति हैं, जो देश की आबादी का लगभग 10.5% है। ठीक है, इनको आप देख सकते हो, कह सकते हैं। बस 2050 तक भारत में वृद्ध व्यक्तियों की हिस्सेदारी दुगनी लगभग 20% हो जाएगी। 2050 तक भारत में वृद्ध व्यक्तियों की संख्या 347 मिलियन होगी। ठीक है, यानी वर्ष 2050 तक भारत में प्रत्येक 5 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति क्या होगा, बुजुर्ग व्यक्ति होगा। भारत में 60 वर्ष से अधिक आयु की जनसंख्या का हिस्सा वर्ष 2022 के इतना परसेंट से बढ़कर 2050 तक 20% हो, यानी अभी की आबादी में कितने हैं, अभी की आबादी में 10.5% हैं, और 2050 में बढ़कर के कितने हो जाएंगे, 20.8% होंगे। तो ये आंकड़े बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन आंकड़ों को जरूर देख लीजिए, क्योंकि यूपी पीसीएस में इससे पहले प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं। वैश्विक स्तर पर, भारतीय स्तर पर, दोनों स्तर पर प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए इन आंकड़ों को आपको एक बार जरूर देख लेना होगा। ठीक है, चलिए, ये लगभग पूरा हो गया है, थोड़ा सा बचा हुआ है। सिटी फाइनेंस रैंकिंग 2022, ये पूछा नहीं जाएगा, मार्च का है, इसलिए इसको छोड़ दीजिए, पूछा नहीं जाना है। भारत का पहला म्यूनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स 24 फरवरी को म्यूनिसिपल बॉन्ड्स जारी किया गया, ये भी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, पेटीएम पेमेंट्स बैंक यूपीआई लाइट लॉन्च करने वाला पहला बैंक हो गया पेटीएम पेमेंट्स बैंक, ये भी नहीं पूछा जाएगा। फरवरी 2023 तक का घटनाक्रम छोड़ दीजिए। अब आता है कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र है, इसके आंकड़े हैं। इन आंकड़ों पर हम लोग थोड़ा सा देखेंगे आगे, क्योंकि इसमें कुछ नए आंकड़े आए हैं। ठीक है, इन नए आंकड़ों को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को फिलहाल हम लोग इतना ही देखेंगे, और आज की क्लास बस यहीं तक होती है। एक क्लास हमारी, 2 क्लास और होगी, उसी क्लास में हम लोग इस पूरे कंप्लीट, इसको जो पूरा कंप्लीट कर लें। तो ये लगभग आपका ये कोर्स लगभग कंप्लीट हो गया है, करंट अफेयर्स आपका लगभग कंप्लीट हो चुका है।